नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जीवन रेखाओं के बारे में, यहाँ की विशाल और पेचीदा नदी प्रणालियों के बारे में। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये वो नसें हैं, वो आर्टरीज हैं, जिन्होंने सदियों से इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक शक्ल दी है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि भारत की कहानी पानी से लिखी गई है। और जरा सोचिए, ये बात कितनी सच है। यहाँ का कल्चर हो, इकोनॉमी हो या हिस्ट्री हो, सब कुछ इन शक्तिशाली नदियों के बहाव के साथ साथ ही तो बहता आया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम नदियों के इस महान विभाजन को समझेंगे, फिर हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियों और प्रायद्वीप की प्राचीन नदियों की कहानी जानेंगे। इसके बाद ये भी देखेंगे कि ये नदियां हमारी इकोनॉमी को कैसे चलाती हैं, और आखिर में हम उस खतरे की बात करेंगे जो आज इन नदियों पर मंडरा रहा है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, और ये बंटवारा सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं है, ये टाइम का भी है, जिसने इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना दिया है। देखिए, इन दोनों में फर्क क्या है। हिमालय की नदियां ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी से बनती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। वहीं प्रायद्वीप की नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं, तो उनका बहाव मौसम के साथ बदलता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये जो पेनिनसुलर नदियां हैं ये हिमालय से भी पुरानी हैं। सोचिए जरा। तो अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हिमालय से निकलने वाले उन 3 बड़े रिवर सिस्टम्स पर। ये वो नदियां हैं जो सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को जिंदा रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की, यानी इंडस रिवर। इसकी कुल लंबाई है करीब 2880 किलोमीटर। मतलब ये स्केल ही अपने आप में कमाल का है। तो ये सिंधु नदी, इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर से, और जब ये भारत में आती है तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जैसी बड़ी बड़ी नदियां इससे जुड़ जाती हैं, और आखिर में ये पूरा सिस्टम जाकर अरब सागर में मिल जाता है। अब रुख करते हैं गंगा की ओर। मतलब गंगा तो भारत की सबसे पवित्र और सबसे जरूरी नदी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफलाइन है। गंगा का जन्म होता है हिमालय के ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से। जब ये पहाड़ों से मैदानों में उतरती है तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी कई बड़ी नदियां इसका हिस्सा बन जाती हैं, और अपना ये लंबा सफर पूरा करके ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और इस कड़ी में आखिरी है ब्रह्मपुत्र, जो एक बहुत ही अनोखी नदी है। अच्छा, इसका उद्गम तिब्बत में है, जहां इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर। जब ये भारत में एंटर करती है तो असम के मैदानों से गुजरती है, और यहीं पर बनाती है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और आखिर में गंगा के साथ मिलकर ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हिमालय की नदियों की बात तो हो गई। अब चलते हैं दक्षिण और मध्य भारत की तरफ, जहां प्रायद्वीप की प्राचीन बारिश पर निर्भर नदियां बहती हैं। यहाँ की नदियां मौसम के हिसाब से चलती हैं, और इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। एक बात गौर करने वाली है कि पेनिनसुला की ज्यादातर बड़ी नदियां ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। निकलती ये सब अलग अलग जगहों से हैं, पर इन सबका सफर बंगाल की खाड़ी में जाकर ही खत्म होता है। और गोदावरी कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहते हैं, मतलब दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी नदियां पूर्व की तरफ ही बहती हैं। नर्मदा और तापी, ये 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो उल्टी दिशा में, यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं, और यही बात इन्हें बाकी पेनिनसुलर नदियों से खास बनाती है। तो अब हम इनके भूगोल को तो समझ गए हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये नदियां देश की इकोनॉमी को कैसे चलाती हैं, कैसे उसे पावर देती हैं। इनका आर्थिक योगदान बहुत बड़ा है। तो देखिए, मोटे तौर पर इनके 3 बड़े इस्तेमाल हैं। पहला, इरिगेशन यानी सिंचाई, जो हमारी खेती की जान है। दूसरा, हाइड्रो पावर, मतलब पानी के बहाव से बिजली बनाना। और तीसरा है नेविगेशन, यानी ट्रांसपोर्ट और व्यापार के लिए जलमार्ग। पर यहीं पर एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। एक तरफ तो ये नदियां हमें जीवन देती हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी तरक्की ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, और ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम जो ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी असली कीमत क्या चुका रहे हैं हम?
जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारी इन लाइफलाइंस का क्या हो रहा है? और वो कीमत है पॉल्यूशन। सोचिए, शहरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वेस्ट, खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स और हमारा फेंका हुआ कूड़ा कचरा, ये सब कुछ बिना सोचे समझे सीधा हमारी नदियों में जा रहा है और इनकी नेचुरल बैलेंस को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। तो आखिर में हम इस एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या कोई भी देश सही मायनों में तरक्की कर सकता है अगर उसकी अपनी जीवन रेखाएं, उसकी अपनी नसें ही जहरीली हो जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा, और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।